चलिए पिछले वीडियो में हम आपको ये बता रहे थे संयुग्मी फोकस तथा अथवा संयुग्मी बिंदु। ठीक है, पूरा नहीं पाया था, इसको फिर से समझा देते हैं आपको। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु क्या है। ठीक है, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहते हैं। संयुग्मी फोकस केवल उत्तल दर्पण में ही संभव होता है, अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में संभव नहीं होता है। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु हो गया कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। इसके बाद हम अगली हेडिंग पे चर्चा करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात जो है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई y2 बटे वस्तु की लंबाई y1, इसका जो अनुपात होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसका फार्मूला होता है m इक्वल y2 अपान y1 इक्वल माइनस v अपान u। ये फार्मूला है रेखीय आवर्धन का। ठीक है, m बराबर रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, और ये इसके बराबर होता है माइनस v अपान u। ठीक, ये हो गया रेखीय आवर्धन। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले आपको हम चर्चा की थी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भी प्रकाश का एक गुण होता है, एक लक्षण है कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। ये घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से जैसे दो पृष्ठों का मध्यबिंदु दो पृष्ठों को एक बांटता है, जहाँ से प्रकाश की किरण की अभिलंब है। इस पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, एक माध्यम ये हो गया। ठीक है, दूसरा माध्यम ये है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आपतित प्रकाश है, ये अपवर्तित प्रकाश है और ये अभिलंब है। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं, पहले का n1 है, दूसरे का n2। तो ये आपतित प्रकाश है AB। ठीक है, आप अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच का कोण I। ये अभिलंब है, दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, इसके दिशा वेग दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, ये R है, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश के बीच बना कोण R है। ठीक है, और यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता ही है, सघन से विरल में जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तित प्रकाश जो है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे वायु को हमेशा विरल माध्यम माना गया है जल और कांच के सापेक्ष। ठीक है, जल और कांच के सापेक्ष वायु को विरल माध्यम माना जाता है। यदि ये वायु है, विरल है, और ये जल या कांच है तो ये सघन है। तो वायु से इस माध्यम में जाएगा प्रकाश तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी अपवर्तित प्रकाश। और यदि इस माध्यम से इसमें जाएगा, वायु में जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम है, आपतित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। और जो दूसरा नियम होता है, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, अर्थात साइन I अपान साइन R इक्वल 1 n2 बराबर n2 अपान n1 बराबर नियतांक।
प्रथम नियम ये होता है कि आपतित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, अर्थात sin I अपान sin R इक्वल 1n2 बराबर n2 अपान n1 बराबर नियतांक, जहां n2 अपान n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक कोई परिभाषा बीमा नहीं होती, क्योंकि दो माध्यमों का अनुपात होता है माध्यम की चालों का और इसके बाद आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन हो गया। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको बताएंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है? जैसे प्रकाश जो है विरल से सघन में जा रहा है, हमेशा जो प्रकार क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण किसी चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं। जब प्रकाश जो है सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल में जाता है, ये घटना तभी होती है जब प्रकाश जो है, प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल में होता है, तभी जो है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। इससे प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगा तो निश्चित है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम रहेगा। कहने मतलब है R का मान जो है I से ज्यादा रहेगा। ठीक है, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलय जो अपवर्तित प्रकाश है इसका ये जो है विलंब से दूर हट जाएगी। जब ये दूर हट जाएगी तो निश्चित है कि R का मान I से ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, R का मान भी बढ़ता जाएगा और एक निश्चित आपतन कोण के लिए R का मान क्या होगा, इसी पर हो जाएगा, इस पर। कहने मतलब है R का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे I जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसी को फिर किससे दिखाते हैं, C से, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो कहने मतलब है विरल मान, अब सघन कोण, क्रांतिक कोण वह कोण है जो कि विरल मान, जिस पर क्रांतिक कोण वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण C विरल माध्यम वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि इसके बाद हम C का मान, क्रांतिक कोण को और थोड़ा बढ़ाते हैं तो यह क्या, अपवर्तित प्रकाश क्या होता है, वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे यहाँ पे 90 अंश है, प्रकाश किरण इस पर जा रही है क्रांतिक कोण के लिए, जैसे 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 हम C का मान थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, इसका मान और इससे 90 से और ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होने का मतलब है प्रकाश क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये हो गया क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। n और क्रांतिक कोण में संबंध होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है, n बराबर होता है 1/sin C। आप जानते रहिए, अपवर्तनांक बराबर होता है 1/1/sin क्रांतिक कोण। ठीक है, n बराबर 1/sin C, ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। C जो है क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल, n जो है माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसके बाद आपको इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और घटनाओं में पूर्ण क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। ठीक है, जैसे प्रकाशिक तंतु है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो है युक्ति है, प्रकाशिक तंतु। इसके बाद हम आपको इसमें से कुछ आंकी प्रश्न बताएंगे। आंकी प्रश्न के लिए जो है शुरू कर देते हैं। प्रश्न जैसे दिया है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, आंगिक प्रश्न आप बता रहे हैं, आप लोग समझिए। 24 सेंटीमीटर, प्रश्न पढ़ते हैं, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। ये हो गया 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, चूंकि अवतल है इसलिए इसका मान माइनस में रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए R और F का मान माइनस में होता है, उत्तर के लिए प्लस होता है दोनों। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। ठीक है, मोमबत्ती क्या है, दर्पण के सामने रखी है, वस्तु हो गई, वस्तु कार्य करेगी, उसी का प्रतिबिंब बनेगा मोमबत्ती का। तो U बराबर क्या हो जाएगा, -3। हमेशा जो है वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं।
वस्तु की दूरी को दर्पण से उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सामने होती है इसलिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तर हो, दोनों में u का मान जो है हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, हमको इसकी स्थिति ज्ञात करना है, यानी v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र बताए थे आपको, दर्पण समीकरण 1/f=1/u + 1/v। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ से u का मान दिया, v का मान हमें प्राप्त करना है, r का मान दिया है, आपको एक संबंध बताए थे, f इक्वल होता है r/2। ठीक है, फोकस दूरी नहीं दी गई है, r का मान दिया है, तो फोकस दूरी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। f इक्वल r/2, r का मान -24/2 बराबर -12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो आ गई वो -12 सेंटीमीटर, u का मान -3 है, v का मान इस सूत्र में रख के हम ज्ञात कर सकते हैं, 1/-12 बराबर 1/-3 + 1/v। ठीक है, अब 3 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/v बराबर 1/3 - 1/12, दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 × 12 -12 12 हो जाएगा 3/12, 1/v काट देंगे, 3 × 3 3 × 12, v बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से v का मान 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्लस का मतलब ये हो गया दर्पण के पीछे बनेगा, माइनस मतलब होता दर्पण के आगे बनता। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्रतिबिंब दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे बनेगा, और जब दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, वो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी दर्पण के सामने बनता, क्योंकि यहाँ पे दर्पण के पीछे क्या होगी, जो रेखाएं हैं वास्तव में मिलती प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती प्रतीत होती हैं। दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है। ये पहला निम्नलिखित हो गया। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो भी बनाएंगे, उसमें आगे कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।